हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में बताया था कि हम पेपर 1 मैनेजमेंट पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज़ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो जैसे हमारा डिस्कशन सेशन कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज, हम उसके क्वेश्चंस भी साथ ही साथ आपको करवा देंगे। हमने लास्ट सेशन में एफडब्ल्यू टेलर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन किया था और आज का डिस्कशन हमारा हेनरी फ्योल से रिलेटेड होगा। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग अनअकैडमी कॉम्बैट पे डिस्कशन कर लेते हैं। सीए फाउंडेशन मेगा कॉम्बैट बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है जो सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं आइदर इन मई 2022 और नवंबर 2022। बेसिकली इस मेगा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि पूरी सीए फाउंडेशन की जो आपकी स्टडीज़ है वो फ्री हो सकती है। यहाँ आपको 100% स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो टॉप 100 रैंकर्स होंगे उनके लिए एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट वाउचर्स भी हैं। ये कॉम्बैट बेसिकली कंडक्ट होगा ऑन 13 मार्च 2022 एट 12 PM। ओवरऑल इस कॉम्बैट में 1 आवर का टाइम पीरियड मिलेगा एंड 40 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये एमसीक्यूज ही होंगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप इसमें पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आपकी पूरी सीए फाउंडेशन की स्टडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है, प्लस आपको इनमें से कोई भी अवार्ड भी मिल सकता है। ये टेस्ट लाइव टेस्ट होगा, किसी भी तरह का कोई रिकॉर्डेड टेस्ट यहाँ कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपने सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल कराया है तो सीए फाउंडेशन के लिए ये मेगा कॉम्बैट प्रोग्राम आप ज़रूर चूज़ करो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से जाके एनरोलमेंट कराना है एंड एनरोलमेंट के बाद आप 13 मार्च 2022 को एलिजिबल होगे इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जितने ज़्यादा फ्रेंड्स से आप शेयर करोगे उतने लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। एनरोलमेंट के लिए आप हमारा कोड ज़रूर यूज़ करना जो कि है काजल KAJAL 2022। इस कोड के थ्रू ही आप अपना एनरोलमेंट कराना। इससे आगे आपको सीए फाउंडेशन की फ़ीस में भी कंसेशन मिलेगा। फर्दर जो भी आपकी क्वेरी हो सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके चेक कर सकते हो, वहाँ बाकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड नोट्स या PDF की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये पूरा हम स्टडी मटेरियल से ही कवरेज कर रहे हैं। लिखा है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल। The name of Henry Fayol can be perhaps be mentioned as a pioneer of comprehensive thinking on the philosophy of management. Fayol focused on principles that could be used by managers to coordinate the internal activities of organizations. Basically देखो ये चीज़ बता रहा है कि अगर हम लोग हेनरी फ्योल की बात करें तो इनकी मैनेजमेंट को लेके, मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी को लेकर के एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग रही है और इनका फोकस उन प्रिंसिपल्स पे था जिन प्रिंसिपल्स की हेल्प से मैनेजर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करा पाए, प्रॉपरली कर पाए। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने ऐसे दिए हैं ना जो कि मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होने चाहिए और मैनेजर्स सिंपली इसी सेंस में हेल्पफुल होगा मैनेजर्स के लिए कि जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको परफॉर्म करने में, उनको कोऑर्डिनेट करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ओवरऑल फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और इस पर हमने डिटेल स्टडी की हुई है क्लास 12 में, जिसमें सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपली देखो उनका फोकस इसी चीज़ पे था कि लेट्स से अगर आप फर्नीचर बना करके बेच रहे हो तो नो डाउट फर्नीचर के वर्क को पहले आप डिवाइड कर लो। एक तो हो गया कि वुड कट करना, एक हो गया उसको असेंबल करना, एंड लास्ट है पेंट एंड पॉलिशिंग। तो बेसिकली आप क्या करो कि जो भी एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है उनको उस एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर एक पोर्शन के लिए या हम कह सकते हैं हर एक प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर टीम को अलॉट कर देना चाहिए वो वर्क। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि एक पर्सन जब एक ही काम कर रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर वर्क में या उस पर्टिकुलर प्रोसेस में उसकी एक्सपर्टाइज हो जाएगी एंड जब आपकी एक्सपर्टाइज होती है ना किसी चीज़ में तो आपको वही काम करने में कम टाइम लगता है। लेट्स अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग हैं A B C।
कभी ये लकड़ी काट रहा है, कभी ये लकड़ी काट रहा है, कभी सी लकड़ी काट रहा है, तो उस केस में कभी भी ए बी सी में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा वुड कटिंग में। क्लियर? एंड जब आप कभी काम ए से करा रहे हो, कभी वही काम बी से करा रहे हो, कभी वही काम सी से करा रहे हो, उस केस में उनको टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड वो इतने इफेक्टिव और एफिशिएंट भी नहीं हो पाएंगे। बट जब लेट से अगर वुड कटिंग का काम हम सिर्फ ए से कराएं, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद वो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे उस चीज़ में कि उसी पर्टिकुलर वर्क को कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना है वो समझ जाएंगे। क्लियर? तो बेसिकली उनका फोकस ये था कि आप काम को बांट दो, और काम को बांटने का बेनिफिट ये होता है कि आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हर एक पर्सन जब अपनी काम में एक्सपर्ट होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, तो उसको वही काम परफॉर्म करने में कम टाइम लगेगा एंड वो इफेक्टिवली उसको कर पाएगा। दैट इज़ एट लो कॉस्ट। क्लियर? लिखा है डिविजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ इतनी सी चीज़ बता रहा है कि अथॉरिटी मतलब तो हो गया कि किसी को पावर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गया किसी को काम देना, किसी को ड्यूटी देना। अब लेट से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को बोला कि आपको आज की डेट पे टैली जो सॉफ्टवेयर है उस पर सारी एंट्रीज एंटर करनी है। ये हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए जो अथॉरिटी या जो पावर देनी चाहिए थी वो नहीं दी। टैली में आईडी पासवर्ड होता है। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन का उनको आईडी पासवर्ड ही नहीं बताया, तो जब आईडी पासवर्ड बताया ही नहीं तो वो टैली पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और जब वो टैली पे लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसीलिए सेकंड पॉइंट में ये चीज़ बताया है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, एटलीस्ट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के इक्विवेलेंट अथॉरिटी आपको अलॉट करनी पड़ेगी, दैट इज़ पावर अलॉट करनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में आपको एक पैरिटी दैट इज़ इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि आप पावर किसी को ज़्यादा भी ना दो, कम भी ना दो, इतना दो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। यहाँ लिखा है कि अथॉरिटी मीन्स द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड टू आस्क फॉर ओबीडियंस। अथॉरिटी मतलब एक ऐसी पावर जहाँ आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो काम करने का, और फिर उनसे काम जो उन्होंने किया है, जो वर्क परफॉर्म किया है, के बारे में भी आप पूछ सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अ सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस विच इज़ को रिलेटेड विद अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपने प्रॉपर किसी को वर्क अलॉट किया है। यहाँ लिखा है अथॉरिटी मतलब क्या? मीन्स पावर टू गिव ऑर्डर। हमारे पास पावर है कि हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप हमारा काम पूरा करो। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब आपकी सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस, मतलब आपको हमने बता दिया कि ये आपकी ड्यूटी है जो आपको परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। अब जैसे मान लो आप अकाउंटेंट हो, तो आपको पता है कि आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी है एंट्री पास करना, आपकी ड्यूटी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। उसके लिए अलग से आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका काम क्या है। क्लियर? देयर मस्ट बी अ पैरिटी बिटवीन द टू। यही चीज़ मेंशन किया है कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर आप पावर कम दोगे या ज़्यादा दोगे किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो कभी भी अपना वर्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिसिप्लिन। द 3 requisites are necessary for maintaining discipline. First is good supervisors, second is clear and fair agreement, and third is proper application of sanctions or penalties. तो गुड सुपरवाइज़र, नो डाउट एक अच्छा सुपरवाइज़र होना चाहिए जो प्रॉपर हर किसी को सुपरवाइज करे। तो अगर एक प्रॉपर सुपरवाइज़र है ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों से भी प्रॉपरली वर्क करा सकता है, तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट। जो भी अग्रीमेंट बने वो बिल्कुल क्लियर हो, फेयर हो, उसमें कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शन और पेनाल्टीज। तो ये 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है अगर आप चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। यूनिटी ऑफ कमांड में सिंपली ये बोला है कि अगर एक एम्प्लॉय है तो उसके लिए सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर होना चाहिए। मतलब एक एम्प्लॉय को आप बोलो कि आपको इसी पर्सन से ऑर्डर लेना है और आपको इसी पर्सन को सब इन्फॉर्म करना है, तो उस केस में ना जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगा। अब लेट से आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है ए और आपने बोला कि आपके 2 बॉस होंगे बी एंड सी, दोनों से ही आपको ऑर्डर्स लेने हैं और दोनों को ही आपको रिपोर्ट करना है। तो उस केस में ना एम्प्लॉय कभी भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये चीज़ ही नहीं समझ में आएगी कि पहले बी का वर्क करें, सी का वर्क करें या किसका वर्क करें। तो यूनिटी ऑफ कमांड में मेंशन किया है, इट मीन्स दैट वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल सुपीरियर ओनली,
कि हर एक सबॉर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए और हर एक एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, सो दैट वो अपने वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। जब एक ही पर्सन से ऑर्डर लेना है तो आपको पता होगा कि आपको इनका ऑर्डर ही टाइमली फुलफिल करना है। Next is unity of direction. One and same objective for the whole unit of organization, and for that there should be one leadership and one plan. अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और जो भी एम्प्लॉयज़ या इंडिविजुअल वहाँ वर्क कर रहा है उनका अपना एक इंडिविजुअल गोल होता है। तो हेनरी फ्योल का ये कहना था कि हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ले करके चलने की बात होनी चाहिए। मतलब सिंपली कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप फुलफिल कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाओगे, तो नो डाउट जो भी आपके इंडिविजुअल गोल्स होंगे वो भी फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सिर्फ इतना बोला कि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा एक होना चाहिए और सेम होना चाहिए। लेट्स इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, स्टिल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में ला के सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कोई ऐसा लीडर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसके पास एक ऐसा प्लान हो जिससे हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सिंपली कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये तो हमने साथ ही साथ डिस्कस कर लिया कि हर एक इंडिविजुअल और एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसका अपना इंडिविजुअल गोल होता है। जैसे लेट्स से अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो हमारा मोटिव क्या होता है कि ठीक है टाइमली सैलरी मिल रही है वो तो ठीक है, बट टाइमली बोनस भी मिले, परक्विसिट भी मिले, प्रमोशन भी मिले, इंक्रीमेंट भी मिले। तो ये हमारा पर्सनल गोल है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का ये जो हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, इसको अगर फुलफिल करना है तो हमारा दिमाग हमेशा किस पे होना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ किस चीज़ की तरफ मोटिवेटेड रहें कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगा तभी एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोनस और परक्विसिट। यहाँ लिखा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी सरेंडर टू जनरल इंटरेस्ट। सिंपली ये बोला है कि हर एम्प्लॉय अपने बारे में ना सोच करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के बारे में सोचे, सो दैट आप इंडिविजुअली भी अपना गोल अचीव कर पाओ एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी ओवरऑल गोल अचीव कर पाओ। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। इसमें सिंपली बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो सीनियर अकाउंटेंट हो, हर किसी का रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए, हर किसी का रेम्यूनरेशन फेयर एंड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए जिससे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों खुश रहें। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। बाय सेंट्रलाइजेशन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको कम से कम वेस्टेज के साथ यूटिलाइज किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम उसको कम से कम वेस्टेज के साथ यूटिलाइज करें। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। इट इज़ अ चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाइएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक। अब देखो अगर हम लोग स्केलर चेन की बात करें तो ये इस तरीके से हमारा स्केलर चेन बनता है जहाँ लेट से ये ए है, बी, सी, डी, ई। ये हमारा स्केलर चेन है जहाँ सी बी को बता सकता है और बी ए को, सी डी को बता सकता है और डी ई को। ये इस तरीके से ही चेन चलती है, इसको आप नहीं तोड़ सकते। बट अब इफ़ इन केस मान लो ए को ई के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो या बी को डी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो तो उस केस में स्केलर चेन में एक ऑप्शन दिया गया गैंग प्लैंक का। गैंग प्लैंक बेसिकली यही बोलता है कि जो सेम लेवल पे और सेम अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये राइट दिया गया है कि वो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ तुरंत डिसीजन मेकिंग करना हो तो उस केस में ए बी से बोलेगा, बी सी से, तो उस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम जाएगा और डिसीजन मेकिंग उतनी प्रॉम्प्ट नहीं हो पाएगी जितनी डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए गैंग प्लान की हेल्प से ये ऑप्शन दिया गया स्केलर चेन में कि जो सेम लेवल और सेम अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे तुरंत डिसीजन मेकिंग करना हो। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर सिंपली इसमें ये पॉइंट बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए। हम लोग को क्या लगता है कि एम्प्लॉयज़ को बैठाने के लिए एक जगह बना दिया उतना इनफ है, नहीं। एज़ पर हेनरी फ्योल उनका कहना था कि हर एक चीज़, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, जैसे जो भी टूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जो भी फाइल्स हैं, वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होनी चाहिए सो दैट उसको
फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जैसे इफ इन केस मान लो किसी आउटसाइडर को ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से मिलना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो अब मैनेजर का अगर एक केबिन फिक्स है तब तो उनको बताना इजी है कि हाँ आप यहाँ से सीधा चले जाइए, लेफ्ट ले लीजिएगा, आपको मैनेजर मिल जाएगा या आपको मैनेजर का केबिन मिल जाएगा। बट अगर मैनेजर के बैठने के लिए कोई फिक्स केबिन ही नहीं है, वो कभी किसी रूम में बैठ रहे हैं, कभी किसी रूम में बैठ रहे हैं, तो उस केस में पहले तो आप मैनेजर को ढूंढोगे कि वो कहाँ बैठे हैं, फिर इस आउटसाइडर को आप इन्फॉर्म करोगे। तो इसमें नो डाउट एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है ये बिल्कुल इररेलेवेंट होगा। इसीलिए ऑर्डर में यही पॉइंट मेंशन किया गया कि एम्प्लॉयज़ के लिए एज वेल एज हर एक चीज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है उसके लिए एक फिक्स जगह होनी चाहिए, दैट इज़ वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए। अब इफ इन केस मान लो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई टूल्स चाहिए किसी एम्प्लॉय को, आपको पता है कि ये टूल्स कहाँ रखे जाते हैं, इसकी एक फिक्स प्लेस है, तब तो बताना और फाइंड आउट करना ईजी है। बट अगर ये टूल कभी रूम ए में है, कभी रूम बी में है, कभी किसी ब्रांच में, कभी किसी डिपार्टमेंट में है, तो उस केस में क्या होगा कि इस टूल को फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? तो ऑर्डर में ये चीज़ मेंशन की कि इट मीन्स दैट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। आपने हर चीज़ के लिए एक प्लेस बना दी वो तो ठीक है, बट उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि हर चीज़ को प्लेस पे रखो। कई बार क्या होता है कि आपने रूम ए में फिक्स किया टूल्स के लिए कि हाँ यहाँ पे ही टूल्स रहेगा, ठीक है, ये तो इसके लिए प्लेस फिक्स हो गई, बट हो सकता है यूज़ करने के बाद आपने उसको रूम बी में जा करके रख दिया, तो ये आपकी गलती है। इसीलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट मेंशन किया गया कि पहली चीज़ हर एक चीज़ के लिए प्लेस होनी चाहिए और दूसरी चीज़ हर चीज़ को आपको अपनी प्लेस पे रखना है। क्लियर? Next is equity. The sense of equity must prevail at all the levels of organization and the management should see to it. जो भी levels of organization है, top level, middle level, operational level, हर एक लेवल पे कह रहा है कि इक्विटी का सेंस होना चाहिए। इक्विटी मतलब सिंपली यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ओपिनियंस हैं, वो आपको कंसिडर करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट हो, एक जन बोले और एक जन सुने, वैसा नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ इक्विटी होना चाहिए, सबको ये लगे कि हाँ हम भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने टॉप लेवल वाले या जितने मिडिल लेवल वाले। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा एन एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू गेट हिमसेल्फ अकस्टम्ड टू अ लाइन ऑफ वर्क एंड देन ही कैन शो हिज एबिलिटी, देयरफॉर द पर्सनल आर स्टेबल। अब जैसे इफ इन केस मान लो हमने आज ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और 1 महीने बाद ही वो कह रहे हैं कि आपको हम निकाल देंगे आपकी जॉब से, तो ये तो सही नहीं है ना। पहले तो आप हमें यहाँ टिकने का मौका दो, कम से कम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दो। एक आपने देखा होगा कि एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड हर एक ऑर्गेनाइजेशन रखती है, उसमें ये बताया जाता है कि उतने पीरियड तक एटलीस्ट आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। उतने पीरियड तक, प्रोबेशन पीरियड में आपको देखा जाता है कि आपका काम कैसा हो रहा है, और उतना टाइम ना बेसिकली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया जाता है सो दैट वो काम को समझ ले, उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ ले, वहाँ सेट हो जाए और फिर प्रॉपरली अपनी एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को दिखा सके। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. The initiative of the personnel must be roused at every level, even by sacrifice of vanity by the managers. इनिशिएटिव मतलब सिंपली कि अगर कोई सबॉर्डिनेट या कोई भी एम्प्लॉय अपना कोई सजेशन देना चाहे, अपना कोई ओपिनियन सजेस्ट करना चाहे, तो हर एक मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि उसको कंसिडर किया जाए, इग्नोर ना किया जाए, उनके पॉइंट को सुने, उनके पॉइंट को वैल्यू करें, उनके फीडबैक को लें। इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव। एंड लास्ट इज स्पिरिट द कॉर्प्स. टीम वर्क इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो हमेशा हम लोग जब भी एक मैनेजर की बात कर लो, एक मैनेजर जब स्पीच दे रहा है, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो अगर वो आई वर्ड का यूज़ करे कि जो किया मैंने किया, जो किया मेरी वजह से हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरी वजह से हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ मेरी वजह से हुआ, तो उस केस में ना जितने भी एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर वर्क से जुड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, उनको ख़राब लगेगा। क्यों? क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के तो कभी भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को अचीव नहीं कर सकते। तो उनको ये वर्ड आई कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, वी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी बात करोगे तो एज अ टीम बात करोगे। क्लियर? एज ए इंडिविजुअल आप कभी भी बात नहीं करोगे। ये हर एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि अपने हर एक अचीवमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक अचीवमेंट पे वो हर किसी की बात करे, पूरे टीम की बात करे कि ये टीम वर्क है, आप सबकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ, आप लोगों की
सपोर्ट की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा वर्क कर पाई। तो ये किसकी ड्यूटी बनती है? मैनेजर की। क्लियर? ये है एस्पिरिट द कॉर्प्स कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेके चलना होता है, अपनी टीम को एज अ होल लेके चलना होता है, ना कि सिर्फ खुद को। तो ये ओवरऑल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे रिलेटेड टू हेनरी फ्योल। होपफुली ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी डिटेल में क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर किसी प्रिंसिपल में आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सो दैट हम उस पर डिटेल एक सेशन अपलोड कर पाएँ। एंड एक पॉइंट हम यहाँ पे और बता दें कि हमने पेपर 1A दैट इज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टॉपिक्स हम अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद उसकी MCQs पे डिस्कस करेंगे। हमने सबके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेना तो आपको सारी क्लासेस एक जगह पे मिल जाएंगी। अब अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग मैक्स वेबर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।